हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे रिक्वेस्ट, कमेंट्स और मेल आने के बाद यस माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक न्यू चैनल, दैट इज द स्टडी अड्डा। दिस विल बी अ पर्टिकुलर चैनल फॉर ऑल द सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये चैनल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 18th ऑफ मार्च फ्री सीरीज फॉर योर पेपर फॉर टैक्सेशन, जिसमें आईडीटी का पार्ट लेने वाले हैं महेश गौर सर। इनके फ्री लेक्चर्स हम लोग 18th से पुट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड ग्रुप 2 में पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इनके भी सारे के सारे फ्री लेक्चर्स ये वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। सो एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे ऑडिट चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आईडीटी चलेगा एंड संडे विल बी अ हॉलीडे फॉर यू. So this is a plan for the forthcoming month. So by this revision video, you will be able to tackle these two subjects particularly. Balance subjects भी हम लोग upload करते रहेंगे gradually. All the very best, my dear friends. The way you have shown your love, affection and support for this channel, do support our new channel as well, The Study Adda. All the very best. Be safe. Take care. Thank you. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली वेल। ना, आज की सेशन में हमें कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट हैव वी कंप्लीटेड एंड नाउ व्हाट इज द टारगेट फॉर द नेक्स्ट फोर्थकमिंग सेशंस। बेसिकली आपको याद ही होगा वी स्टार्टेड विद कंपनी ऑडिट, देन उसके साथ साथ हम लोग ने रिपोर्टिंग के लिए पढ़ा था कारो 2016। इसके बाद वाले सेशन में एक क्विक रिवीजन किया था हम लोगों ने, क्विक रिवीजन किया था सार में से, रिवीजन फ्रॉम ऑडिट सार। एंड इसके बाद में जो हम लोग ने किया था दैट वाज क्यू एंड ए सॉल्विंग। जो हम लोगों ने किया था वो था क्यू एंड ए सॉल्व। सो बेसिकली आपको वो सारा ग्राउंडिंग्स, वो सारा ही आने के बाद नाउ वी आर पिट पैट रेडी टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ये न्यू चैप्टर कौन सा है मैम? ये न्यू चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बेसिकली मैम ये चैप्टर में पढ़ना क्या है? ओके People, do you all remember the introduction session? जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि in this whole journey of CA intermediate audit हम लोगों ने पहला पड़ाव पार कर लिया है जो कि था कंपनी ऑडिट। दूसरा पड़ाव अब से स्टार्ट हो रहा है। ये दूसरा पड़ाव में हमें कवर करने हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जर्नी है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जर्नी बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स में अटकी हुई। मतलब अगर मैं बोलने जाऊं कि मैम ऐसे 200 से लेकर के ऐसे 700 की सीरीज है, इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो क्या ये सारे एक ही चैप्टर में पढ़ लेने हैं? नहीं, यहाँ पे यू हैव डिफरेंट चैप्टर्स हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, अब करंट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें क्या पढ़ना है मैम? इसमें आपको ऐसे 200 की सीरीज पढ़नी है। सो अपना गोल है टू स्टार्ट विद ऐसे 200, 210, 220। ये तीन स्टैंडर्ड हमें ये चैप्टर में कंप्लीट करना है। ठीक है, मेकिंग सेंस? इजी ना मैम? इसके अलावा और कुछ है क्या ये चैप्टर में? हाँ, बेसिकली ये तीन मेजर पार्ट है विच इज इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसके अलावा भी बहुत सारे मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक्स भी है, जैसे कि इंडिपेंडेंस हो गया, जैसे कि क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हो गया, जैसे कि ऑडिट जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेसिकली ये स्टैब्लिश किसने किया है, ये प्रोसेस क्या था कि स्टैंडर्ड किसने लॉन्च किए, आईसीएआई ने कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स को बनाया है, ये सारा ही स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, ये सब कुछ भी ये वाले चैप्टर में हमें कंप्लीट करना है। सो अंडरस्टैंडिंग पक्का?
सो चलिए एक बार आप चले जाइए आपकी ऑडिट सार में। सी हियर, हमें क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैम? ऑब्जेक्टिव है मीनिंग, मतलब बेसिकली ये चैप्टर में हमें मीनिंग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि ऑडिट का क्या मीनिंग होता है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दायरा क्या है मैम, अगर ऑडिट करने जा रहे हैं तो व्हाट इज द स्कोप, दायरा क्या है, एस्पेक्ट्स, ऑडिट करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इसका एडवांटेजेस क्या है। अब यहाँ से इसके बाद में जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, these are standard based topics. So basically quality control is SA 220 and SQC 1. 220 agreeing the terms of audit engagement, that is 210. तो ये सारी ही चीजें हैं जो हमें ये चैप्टर में कंप्लीट करनी है। समझता है? पक्का? श्योर? शुरू करें? ओके, so starting with the very first point in the current chapter, that is meaning of audit. क्या है मीनिंग ऑफ ऑडिट? अंडरस्टैंड, ये मीनिंग ऑफ ऑडिट अगर मैं आपसे कह रही हूँ, अभी तो आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ भी लिया है, अभी पूरा एक चैप्टर पढ़ने के बाद अगर मैं आपको कह रही हूँ मीनिंग ऑफ ऑडिट, तो आप ये पोजीशन पे तो हो कि अब आप मुझे बता सकते हो कि भैया एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ऑडिट। यस, अब हमको समझना है। यस मैम, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज independent examination of financial information, of financial information। बेसिकली मैं ऑर्गेनाइजेशन में जा करके P&L, बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक, रजिस्टर, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, इन्वेंटरी रजिस्टर, मैं इन सबको चेक करूंगी। मैं ये सब चेक करने के बाद फाइनली ये सारा एक्सरसाइज, ये पूरा चेकिंग होने के बाद मैं ये सब क्यों कर रही थी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों कर रही थी, विथ रिस्पेक्ट टू, in order to express an opinion, express an opinion। मतलब ऑडिट क्या है मैम? ऑडिट सिर्फ चेक करना नहीं है, ऑडिट वो प्रोसेस है wherein you initially start with examination with an objective। पहले से ही आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि ये चेकिंग इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना। समझता है? पक्का? श्योर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट एंड ये डेफिनेशन पर्सपेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए मेरे साथ साथ रिपीट किया जाए, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ऑडिट? या सो हियर वी गो। ऑडिट इज एन independent examination, see this is important word, it is an independent examination। मैम क्यों बार-बार इंडिपेंडेंट कह रहे हो, इंडिपेंडेंट कह रहे हो? याद आया सेक्शन नंबर कौन सा? वेरी नाइस, 141(3), जहां पे हमने बोला था डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ऑडिटर किसी भी तरीके से कंपनी के साथ कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे बॉस यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप हमारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है? सो व्हाट इट इज? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैम क्यों कर रहे हैं ऐसा? पैसा मिलेगा? अरे भैया पैसे तो नेक्स्ट है, मेजरली इट इज विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन, इट इज विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। मेकिंग सेंस? इजी ना? सो दैट इज अ डेफिनेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। चलो आज आप के लिमिटेड का ऑडिट करने आए, ठीक है? आज आप के लिमिटेड का ऑडिट करने आए। के लिमिटेड एक प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट है, मतलब के लिमिटेड बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर करता है पेन और पेन को सेल करता है। ठीक है? अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, तो बिकॉज मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना, हो सकता है हम कोई मैनिपुलेशन करें, बट ऑन द अदर हैंड हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। क्या बात कर रही हूँ मैम? सच्ची? हाँ, हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट, हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट भी है हमारा। यहाँ पे मैम पैसे कमाते हो आप? नहीं, यहाँ पे मोटिव अर्निंग मनी नहीं है,
यहाँ पे मोटिव है जनहित में जारी काम करो, जो पैसे आ रहे हैं उस पैसों का सही उपयोग करो जहाँ सोसाइटी को बेनिफिट, तो दैट इज एन ऑब्जेक्टिव। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को ऑडिट करने की जरूरत है? कंपनी हो तो पता चले मैम वहाँ पे प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य है, पीपल कैन डू मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह, बट चैरिटेबल ट्रस्ट में इज इट नेसेसरी? यस और नो? आपको क्या लगता है? Absolutely, very nice. मैम बीट के लिमिटेड या बीट योर चैरिटेबल ट्रस्ट, दोनों ही जगह पे ऑडिट हम करेंगे ही करेंगे। क्यों? यहाँ पे मोटिव है प्रॉफिट, यहाँ पे मोटिव है नॉन प्रॉफिट, दिस इज एनपीओ, दिस इज एनपीओ, बट स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये ओपिनियन आपको देना पड़ेगा। क्यों? कंपनी में शेयर होल्डर्स आस लगा करके बैठे हैं कि ऑडिटर आएगा और बताएगा, ट्रस्ट में ट्रस्टीज आस लगा करके बैठे कि यार ऑडिटर आएगा और हमें बताएगा whether the financial statement of this NPO are true and fair or not. So this is your MCQ question. ये एक MCQ क्वेश्चन है कि ऑडिट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट्स का होता है? नहीं, ऑडिट एनपीओ हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड हो दोनों का ही होता है। ठीक है, श्योर, पक्का, फॉर प्रॉफिट एज वेल एज एनपीओ। डन, पक्का, श्योर, मेकिंग सेंस, इजी ना? ओके, it can be for profit oriented as well as for NPO. Mark it important and mark it as MCQ question. Okay, the next very point, अभी समझो इतना, अगर आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, अगर आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, so you must be satisfied with some amount which are stated in the financial statement. अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो देयर आर सर्टेन ट्रिगर पॉइंट्स। मैम क्या है वो ट्रिगर पॉइंट्स? आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने। सेकंड, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना उसके लिए पूरे सबूत है हमारे पास, एविडेंस है, बिल है, ये सब कुछ है हमारे पास। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स and books of accounts are supported by SAAE. What is SAAE? Full form बताओ? Yes. Two. Very nice. Sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient and appropriate audit evidence. समझा है? पक्का, श्योर। सो पहली बार क्या कही, इफ इट ऑल यू आर कंडक्टिंग ऑडिट यू मस्ट बी सैटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर backed या आर सपोर्टेड बाय SAAE। थर्ड, नो एंट्रीज आर ओमिटेड। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि कोई भी जर्नल एंट्रीज थी वो जर्नल एंट्रीज अकाउंटेंट ने पास करना रहेगा। कोई सेल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने वो सेल रिकॉर्ड नहीं किया, कोई इन्वेंट्री बिगड़ गई, वो इन्वेंट्री का लॉस बुक नहीं किया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वेयर यू आर नॉट शोइंग द ट्रू ट्रांजैक्शनल पिक्चर। हेंस आपको, यू बीइंग ऑडिटर, आपको सेटिस्फाई होना है दैट नो एंट्रीज आर ओमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, information stated in financial statements are not ambiguous, are clear। नॉट एम्बिग्यूअस का मतलब क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कई बार ऐसा होता है, अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट वो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एंट्री पास करता है वो शायद के बेसिस पे एंट्री पास कर देता है। व्हाट इज शायद के बेसिस पे एंट्री पास करना? वो कहता है मैम शायद हमको ऐसा लगता है कि लॉस हो जाएगा तो हमने एंट्री पास कर दी। मैम कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज है नहीं पता नहीं, बट शायद हमको लगता है कि केस हार जाएंगे तो एंट्री पास कर। अरे
You cannot prepare your financial statement on the basis of ambiguity. ये शायद के बेसिस पे नहीं चलेगा. मतलब कई बार होता है कि हमें एस्टिमेशन भी तो करना है. हाँ जी, एस्टिमेशन करना अलग बात है, अनसर्टेनिटी रखना अलग बात है. ठीक है. सो आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है कि आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनसर्टन नहीं होना चाहिए. ठीक है. दे शुड बी क्लियर. दे शुड बी क्लियर. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 वर्ड आएंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड. डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड. ठीक है. हम लोग बोलते हैं ना सीसीडी, आपको बोलना है सीडीडी. क्या बोलना है? सीडीडी. क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी आप पीएनएल बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, डिस्क्लोजर नोट्स बनाओगे, ये सारी ही चीज अप्रोप्रिएटली एज पर एएफआरएफ क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है एंड डिस्क्लोज्ड. क्लासिफाइड का क्या मतलब? अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हुए, रेंट एज एन एक्सपेंसेस हुआ, तो यू कैन नॉट मिक्स दैट रेंट एक्सपेंसेस विद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस. सो व्हाट इज दिस? दिस इज appropriately classified. Next is described. जितना इंफॉर्मेशन देना था, मोस्ट अकाउंट में जितना इंफॉर्मेशन देना था हमने दिया. एंड थर्ड, डिस्क्लोजर्स अगर नेसेसरी है तो हम लोगों ने दिए. चलो फटाफट. फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोला हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली सीडीडी. व्हाट इज सीडीडी? क्लासिफाइड, described and disclosed. Classified, described and disclosed. Classified, described and disclosed. Done? पक्का श्योर? Okay. And the last point, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें लिखा है, that is showing the true and fair affair of the business. It represents the true and fair affair of the business. समझा? पक्का? This is a past exam question basically. ये past exam में पूछा गया है. क्या पूछा है मैम? फिर से एक बार रिपीट करा दो. 5-6 चीजें हमको बतानी है. क्या क्या बतानी है? फर्स्ट, financial statements are as per books of accounts. Second, books of accounts are as per SAAE. Third, no entries are omitted. Fourth, information stated in financial statement are not ambiguous, they are clear. Fifth, CDD. Very nice. Financial statements, they are appropriately classified, described and disclosed. And last point, sixth point क्या कहता है? Financial statement presents the true and fair view of the business. Making sense? Easy? पक्का? अब तक के लिए कहाँ कुछ डिफिकल्ट था? मुझे और एक चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज जो नेक्स्ट मैंने नोट में लिख करके रखी, दैट इज एन अप्रोप्रिएट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट आल्सो. क्या बोलता है कि कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस तब तक चल नहीं पाएगा जब तक उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर है. जब तक उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर. मैं आपको एकदम ही फेयर एग्जांपल देता हूं. ये है कंपनी ए लिमिटेड. ये है कंपनी ए लिमिटेड. ये कंपनी ए लिमिटेड बिजनेस कर रहा है. बिजनेस कर रहा है. अभी बिजनेस में उन्होंने मिस्टर अक्षय नहीं लेते, अमर अकबर एंथनी. उन्होंने मिस्टर अमर अकबर एंथनी, इन तीनों को गुड्स सप्लाई किया. क्या क्या? इन तीनों को गुड्स सप्लाई किया. अभी तीनों के पास से इनको पैसे लेने हैं. इन तीनों के पास से इनको पैसे लेने. अब रिकॉर्ड नहीं, लिखित में कुछ रखा नहीं उन्होंने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए नहीं. अब थोड़े दिनों बाद मिस्टर एंथनी आकर के उनको बोलता है कि ए लिमिटेड, आपने मुझे जो गुड सेल किया था ना, ये लो उसका 3000 रुपए. ए लिमिटेड उसको कहता है कि इट वाज नॉट 3000, इट वाज 30,000. तो एंथनी बोलता है नहीं, इट वाज 3000 ओनली. तो इन दोनों में जोरदार भयंकर बहस होती है. बोलता है नहीं 30,000 का सामान बेचा. एंथनी बोलता है नहीं 3,000 का सामान बेचा. एंड हो गई मचमच. अब क्या करें? कुछ प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है. अगर यही चीज मैंने उसी दिन एक बिल बना करके इनको दे दिया होता, हमारे टैली में एंट्री पास कर दी होती. व्हाट इज दिस? दिस इज रिकॉर्ड्स. ये रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आप कह सकते हो कि भैया ट्रांजैक्शन हुआ था,
ये तारीख पे हुआ था, इतने भाव पे हुआ था, दिस वाज इट। समझ में आता? पक्का? श्योर? 100%? सो दैट इज व्हाट दे टोल्ड यू कि नो बिजनेस कैन इफेक्टिवली रन। कोई भी बिजनेस, ना आपका ना मेरा, याद कितना रखोगे आप? कोई भी बिजनेस बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड के बिना नहीं चल सकता। पक्का? श्योर? समझ में आता है? यस। ठीक है, वो तभी चलेगा जब प्रॉपर रिकॉर्ड्स और प्रॉपर अकाउंट्स है। विदाउट द हेल्प ऑफ records and accounts. समझा है? Sure? 100%? Okay. Now, before we move ahead to essay 200, I'm giving you 1 minute का time. If at all you want to mark this, या फिर you want to make like notes about it, you can do it. Meanwhile, I'll have water. Okay, so done with the first part, that is meaning. आगे बढ़े? पक्का? Okay. So before we move ahead, मुझे आराम से अच्छा खासा चार्ट बनाना है आपके लिए। क्या? अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं with essay 200. बट essay 200 स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड आया ही कैसे पिक्चर। स्टैंडर्ड पिक्चर में आया ही कैसे, कौन लेके आया, कौन अप्लाई करने वाला है स्टैंडर्ड्स को एंड स्टफ। तो समझ लेते हैं। हम लोग समझ रहे हैं स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। मैंने सिंस बिगनिंग आपको ये बोल करके रखा है ICAI, हाँ जी, माँ ICAI, Institute of Chartered Accountancy of India is responsible for making and implementing standards on auditing as well as accounting standards. So दोनों ही जो बनते हैं ना, Ind AS या standards on auditing, ये जो भी बनते हैं कौन बना रहा है? Yes, ICAI. अब ICAI has different boards for different things. Currently जो board, जो committee accounting standard बनाती है वो अलग है, standards on auditing बनाती है वो अलग है। standards on auditing बनाने वाली committee का नाम है AASB। AASB मैम इसका फुल फॉर्म बताते हैं। इसका फुल फॉर्म है Auditing and Assurance Standard Board. Auditing and Assurance Standard अब ये बोर्ड आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंप्लीमेंट करता है, बनाता है। ठीक है मैम, किस हिसाब से बनाते हैं? ये लोग अपने हिसाब से, जहाँ पे भी एक ड्राफ्ट बन जाने के बाद, अप्रूवल होने के बाद इम्प्लीमेंट होता है। सो ये जब AASB ने स्टैंडर्ड्स बनाए, तो मैम कोई स्टैंडर्ड्स है ऐसे जो हमको पढ़ने हैं एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? ओके, बट इसके अलावा भी आई वुड लाइक टू गिव यू द ट्रू पिक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड्स कि कितने स्टैंडर्ड्स एक्चुअली है। ठीक है, see whenever they have prepared these standards, they are based on कि ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए बना रहे हैं? प्रैक्टिसिंग के लिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए? ठीक है मैम, प्रैक्टिसिंग का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है the standards which are meant for assurance services. Which services? Assurance services. मतलब जब भी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी अदर स्टेटमेंट को एग्जामिन करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, उस ओपिनियन को हम कहेंगे अश्योरेंस देना। क्या करेंगे? अश्योरेंस देना।
यहाँ पे ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं एंड अपना व्यू बताते हैं कि हाँ हाँ ये सही है, ये बराबर है, मैंने चेक कर लिया, ये एकदम ही बराबर है, आंख बंद करके भरोसा करो। व्हाट इज दिस? दिस इज गिविंग श्योरिटी, अ काइंड ऑफ गारंटी, अ काइंड ऑफ गारंटी, काइंड ऑफ, मैं ये बोल रही हूं, इट इज अ गारंटी, अ काइंड ऑफ श्योरिटी, या भरोसा करो मैंने चेक किया, ठीक है। सो दैट इज अश्योरेंस सर्विसेज। इसके बाद जो दूसरा होता है ना, दैट इज नॉट अश्योरेंस सर्विसेज बट रादर दे आर रिलेटेड सर्विसेज, दे आर रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज। ओके मैम, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रिलेटेड सर्विसेज? ओके चलो मैं बताती हूँ। आज आपको क्या लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करेगा? ओनली ऑडिट? यस, नहीं मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग खुद भी कर सकता है। अगर कोई एमएनसी कंपनी में, या फिर मैं आपको कहूँ कि डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर ए, मेरी कंपनी में मैं चाहती हूँ आप अकाउंटिंग करके दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना करके दो, तो क्या आप डिनाई कर दोगे कि नहीं नहीं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को अकाउंटिंग नहीं करनी? अरे कर सकते हो, you can serve that as an occupation. So what is this? This is related services, ठीक है। So assurance services में अब आगे बढ़ते हैं। Whenever a chartered accountant is expressing assurance services, ये assurance services depends upon कि कौन से financial statement पे दिए जा रहे हैं, कौन से financial statement पे दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं कि assurance services can be given for historical financial statement, very nice। दूसरा क्या आएगा? prospect financial statement, क्या आएगा? prospect financial statement। समझा है इतना? पक्का? श्योर? 100% पक्का? ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके वेरी नाइस। ना मैम हिस्टोरिकल का क्या मतलब? हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट में बन चुके हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट में बन चुके हैं एंड द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। मींस व्हाट? अगर मैं 31st ऑफ मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं बाद में ऑडिट करूं, अरे 1st अप्रैल से लेकर के 31st ऑफ मार्च, यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल बने हैं ये पीरियड के लिए, इसका ऑडिट मैं अगर यहाँ पे कर रही हूँ, दिस मीन्स आई एम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई एम चेकिंग, आई एम एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पास्ट में बन चुके हैं, जो पास्ट में बन चुके हैं। समझता है? पक्का? श्योर? ओके। व्हाट इज प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, जो एस्टिमेट किए हुए हैं, जो कि एस्टिमेट किए हुए हैं। यहाँ पे कोई रियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई रियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो मैम ऐसे कोई फ्यूचर मतलब ऐसे मतलब केवल ज्ञान हो रहा है क्या? होता है। प्रोस्पेक्ट जो भी चीज होती है उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटा सा एग्जांपल है, से फॉर एग्जांपल आप हो मिस्टर लाल, मिस्टर लाल, ये जो मिस्टर लाल है, ये मिस्टर लाल को बिजनेस चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो ये जो मिस्टर लाल है, इन्होंने 5 साल को फोरकास्ट किया कि मैम आज चल रहा है 2020-21, मतलब दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, in this financial statement I want 10 लाख रुपीस का लोन। क्यों? क्योंकि मैम मैं एक नया मशीन खरीदना चाहता हूँ, फिर उससे मैन्युफैक्चर करूंगा, फिर वहां पे बेचूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मिस्टर लाल आपके पास आ रहे हैं तो क्या आप उनको डायरेक्टली पैसा दे दोगे, ये लो मिस्टर लाल आप जो मशीन खरीदना चाह रहे हो ले लो, ऐसा करोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे कि ये जो पैसे आप लेके जा रहे हो मुझे बताओ इसका यूज कैसे करोगे, मुझे बताओ इससे प्रॉफिट कैसा होगा।
आगे जाकर के अगर हमको ये लगता है कि आपने पैसे लिए, बिजनेस किया, बिजनेस डूब गया, अब पैसे नहीं है, तो मिस्टर लाल हमारा पैसा रिटर्न कैसे करेगा? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन, एंड हेंस वो मुझे क्या कह रहा है कि वेट, मैं मिस्टर लाल को कहूंगी कि मिस्टर लाल आप नेक्स्ट 5 साल का फोरकास्ट कीजिए, आप नेक्स्ट 5 साल का फोरकास्ट कीजिए कि दैट हाउ आर यू सीइंग द बिजनेस टू ग्रो। अब उसके लिए वो बनाते हैं प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझता है? पक्का? वेरी इजी। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर से रीस्टार्ट करो। कौन बनाता है स्टैंडर्ड्स? ICAI में एक बोर्ड है। मैम क्या है वो बोर्ड का नाम? AASB। व्हाट इज AASB? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। वेरी नाइस। मैम ये जो स्टैंडर्ड बन रहे हैं वो किस चीज के लिए बन रहे हैं? अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एश्योरेंस सर्विसेज देना चाहे तो फिर भी हमारे पास स्टैंडर्ड है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड सर्विसेज देना चाहे फिर भी हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? पक्का? श्योर। वेरी सिंपल। ओके, अब जब भी अश्योरेंस दे रहे हैं आप, ये अश्योरेंस किस पे दिया जाएगा मैम? ये अश्योरेंस दिया जाएगा इधर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो बन चुके हैं, जिसके ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हो चुके हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट आप आफ्टर मार्च कर रहे हो। These are historical financial statements पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना अश्योरेंस देना। दूसरा होता है प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप नेक्स्ट 5 इयर्स को एस्टिमेट करो, एस्टिमेट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना और बोलो कि ऑडिटर एक बार आकर के चेक करने दो ना, क्योंकि इसी एस्टिमेशंस के बेसिस पे बैंक हमें लोन देने वाला है। बैंक लोन देगा या फिर शेयर होल्डर्स पैसा देंगे, पब्लिक इशू। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आप फोरकास्ट करते हो। समझता है? पक्का? श्योर? 100%। आगे बढ़े। ओके ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। एग्जाम्पल सारे क्लियर है ना? I hope you all are writing these examples in your books also. Right, okay. चल, अब आगे बढ़ते। जब ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ना, तो नेक्स्ट जो डिवीजन हम लोग करने वाले हैं, दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। ओके, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। ओके, ये जो टाइप्स ऑफ अश्योरेंस मैं कह रही हूँ, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था। यस, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। कौन से हैं बताओ? यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस। एंड लिमिटेड अश्योरेंस। जब मैं आपको जो इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा रही थी कि व्हाट टाइप ऑफ एश्योरेंस कैन ऑडिटर एक्सप्रेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो वहां पे हम लोगों ने बोला था नो। मुझे याद आ रहा है ऐसा? यस, ओके। सो एब्सोल्यूट एश्योरेंस का क्या मतलब होता है मैम? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन, आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई, ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो राजू भाई ने तो फ्रॉड किया, ये राजू भाई ने फ्रॉड किया, मुझे पक्का पता चल गया राजू भाई ने ही फ्रॉड किया। अब मैंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। क्या किया? इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि राजू भाई ने 3,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया कंपनी को। इसके ऊपर 3,500 करोड़ का तो चूना लगाया ही लगाया, इसके ऊपर जो कंपनी के एसेट्स थे ना वो भी उन्होंने खुद के नाम पे कर रखे हैं, और ये राजू भाई ने पूरी कंपनी की बैड बजा दी। ये सब मुझे पता चल गया।
ठीक है। अब मैं जो ओपिनियन दूंगी, ये ओपिनियन कैसा दूंगी, ऐसा बोलूँ कि शायद राजू भाई ने 3.5 करोड़ के आसपास, पक्का पता नहीं है बट आसपास ऐसा कुछ तो जोल जपाटा किया है, फ्रॉड किया है, और कंपनी के एसेट शायद राजू भाई के पास ही है। ये शायद वर्ड पे मैं रिपोर्टिंग दूंगी, ये चलेगा हाँ या नहीं? एब्सोल्युटली नहीं ना, आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, आपने तो इन्वेस्टिगेशन किया है। हाउ कैन यू रेज अप योर रिपोर्ट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस के? हाँ शायद, यहाँ पे हमको 100% एक्यूरेसी चाहिए, हमको श्योरिटी चाहिए कि हु इज द कल्प्रिट, हमको श्योरिटी चाहिए। अगर ये श्योरिटी वाला रिपोर्ट आप दे रहे हो, then it is absolute assurance, that is 100% assurance, that is 100% assurance। समझा है? पक्का, श्योर, 100%। ओके चलो, तो what is next? Next is reasonable assurance। What do we mean by the word reasonable assurance? Reasonable assurance का मतलब होता है, it is high level of assurance but not 100%। Means what? जहाँ पे हम assurance देते हैं ना, हम ये कह करके assurance दे रहे हैं कि भैया मैंने चेक किया तो बिंदास भरोसा कर, बट हम 100% की गारंटी नहीं लेते, जैसे इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो आपको देना पड़ेगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अगर ऑडिट किया है तो आप देते हो रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देते हो? रीजनेबल एश्योरेंस। समझ में आया? पक्का, श्योर। नेक्स्ट इज लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब होता है इट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। इट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब ये रीजनेबल जितना हाई नहीं होता, ये रीजनेबल से कम है। इट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है? ओके मैम, कौन देता है ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस? ये देता है रिव्यूअर। कौन देता है? रिव्यूअर। अगर रिव्यूअर है तो रिव्यूअर कौन होता है समझो। ये है हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए बने हैं। 31 मार्च के लिए बने। ठीक है? अब लिस्टेड कंपनी हर क्वार्टर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है, एवरी क्वार्टर। अब देखो, उनका फर्स्ट क्वार्टर हुआ यहाँ Q1, ये है सेकेंड क्वार्टर Q2, ये है थर्ड क्वार्टर Q3 और ये है फोर्थ क्वार्टर Q4। अब जो लिस्टेड कंपनी होगी ना, जो लिस्टेड कंपनी 4 क्वार्टर वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में इशू करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम इस पीरियड के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो क्या ऑडिटर ऑडिट करेगा? नहीं, ऑडिट तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इस पीरियड के लिए क्या किया जाए? बिना चेक किए पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देंगे? नहीं, यहाँ पे हम करवाते हैं रिव्यू। समझा है? पक्का, श्योर। सो दैट इज रिव्यू। समझा है? पक्का। तो मैम जब ये रिव्यू होगा तो आप खुद ही समझो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कम पीरियड के लिए बने हैं, हार्डली 1 क्वार्टर के लिए बने हैं, हार्डली 3 महीने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। तो क्या आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देने के लिए केपेबल हो? नहीं। इन दैट सिचुएशन आप देते हो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। श्योर? समझ आए? सो मैम इतना तो समझ गया कि हम लोग एश्योरेंस देते हैं ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड 3 प्रकार के एश्योरेंस होता है। अब क्या? अब ये आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए AASB ने स्टैंडर्ड बनाए। जैसे कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड है SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो आपके लिए है SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहे हो, आप
फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है SAE, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या आप फ्यूचर वाली चीजों पे अश्योरेंस देने वाले हो कि हाँ भैया मैंने देखा है, आप चिंता ना करो, मैंने फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा है, एस्टिमेशन सही है, उन्होंने कुछ भी अंधाधुंधी नहीं मांग किया, एस्टिमेशंस आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। एंड द लास्ट, अगर आप रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो मैम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रिलेटेड सर्विस का मतलब क्या, आप अकाउंट्स बना करके दे रहे हो, अगर आप अकाउंट्स बना करके दे रहे हो तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूज होने वाले हैं वो है SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सो इन टोटल अगर मैं बताने जाऊं तो 4 सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, SA, SRE, ठीक है, SA, SRE, तीसरा है SAE, फोर्थ हमने कहा SRS। SAs आर फॉर व्हाट, इफ इट ऑल आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको कौन से स्टैंडर्ड यूज करने हैं, SAs। अगर आप रिव्यू कर रहे हो, ऊपर से चेकिंग कर रहे हो तो कौन से स्टैंडर्ड यूज करने हैं, SRE। अगर आप फ्यूचर वाली चीजों पे अश्योरेंस दे रहे हो तो कौन से स्टैंडर्ड यूज करने हैं, अश्योरेंस स्टैंडर्ड, SAE। एंड लास्ट, अगर आप रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो तो आपको SRS, ये वाले स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। समझा है? पक्का? मैम इनमें से हमारे सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, एसेज वाले पोर्शन, ये भी पूरा नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज, 600 सीरीज और 700 सीरीज, ये आपके सिलेबस में। तो SA 200 सीरीज, 300, मैं सीरीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 200 की गिनती में स्टैंडर्ड्स है, 200, 210, 220, 230, वैसे सीरीज में 300 की सीरीज है, 400 की सीरीज में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, 500 की सीरीज है, 600 की सीरीज है और 700 की सीरीज है। सो ये सारा ही आपके पोर्शन में है। 800 की सीरीज प्रैक्टिकली है बट हमको एप्लीकेबल नहीं है तो हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप फाइनल में जाओगे, बेसिकली फाइनल में भी अभी वो लोगों ने वो पार्ट एक्सक्लूड कर दिया है, बट प्रैक्टिकली जब भी आप ऑडिट करोगे या जब भी आप स्पेशल फ्रेमवर्क यूज करोगे तो वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे, फिलहाल के लिए हमारे सिलेबस में नहीं। इतना समझता है? पक्का? श्योर? सॉर्टेड? आगे बढ़े तो ओके मैम, ये सब अभी क्यों पढ़ाया, ये सब अभी पढ़ाने का सिर्फ इतना कारण था कि आई हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट विद ऐसे 200। ऐसे 200 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके पहले हमको 200 स्थापित करना था कि 200 आया कैसे, स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स आए कैसे, इस प्रोसेस AASB एंड स्टार। समझता है? पक्का? श्योर? 100% ओके? तो देखिए आपके ऑडिट सार के पेज नंबर 3.3 पे यू विल सी दिस क्वालिटी एंड एंगेजमेंट कंट्रोल, सॉरी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अब एक बार चेक कर लीजिए। ICAI, AASB, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, अश्योरेंस, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, अग्रीड अपॉन सर्विसेज, यहाँ पे मैंने कहा रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद ओपिनियन किस पे दे सकते हैं, हिस्टोरिकल, प्रोस्पेक्ट, दैट इज प्रोजेक्टेड, फ्यूचरिस्टिक। हिस्टोरिकल पे अगर ओपिनियन देंगे तो कितने प्रकार का ओपिनियन है, अश्योरेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, एब्सोल्यूट, रीजनेबल एंड लिमिटेड। एब्सोल्यूट इज श्योर 100%, मेरा वचन वही है शासन। रीजनेबल इज हाई बट नॉट 100। कौन देता है ऐसा अश्योरेंस, ऑडिटर देता है ऐसा अश्योरेंस, ऑडिट, एंड आप जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई करोगे वो होंगे SAs। लिमिटेड एश्योरेंस कौन देता है मैम, रिव्यूअर देता है,
रिव्यू के लिए कोई स्टैंडर्ड्स है क्या? हाँ, SRE। प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब? अश्योरेंस देना, भरोसा दिलवाना। हाँ जी, तो प्रैक्टिस नाउ स्टार अप्लाई SAE। रिलेटेड सर्विस के लिए यू विल अप्लाई SRS। यस, इजी। ओके, अब जो भी काम करो, से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप जो भी काम करोगे, SA मतलब ऑडिट करो, रिव्यू करो, रिलेटेड सर्विसेज करो, अश्योरेंस, जो भी काम करना है आप कीजिए, बट डोंट यू फील आप ये सारा काम क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए करोगे? क्वालिटी आप कहीं पे भी ऐसा नहीं करोगे कि छोड़ो जान दो, इट्स ओके, ऐसा नहीं करोगे। You will have a kind of assertion, you will have a kind of feeling कि नहीं यार, मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो अप्रोप्रिएट देख रेखने के बाद क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए। जैसे देवों के देव महादेव, वैसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्ड महा स्टैंडर्ड है जिसका नाम है SQC। व्हाट इज SQC? SQC का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ICAI हमारे पास आता है और हमें कहता है कि मैम आप ऑडिट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सवाल है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लोग ढंग से काम नहीं करते, प्लीज हाँ मैम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैंने कहा हाँ हाँ सर पक्का। ऐसा ही वो आज आपके पास आए, आपको बोला कि सर आप रिव्यू कर रहे हो? आपने कहा हाँ, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना, रिव्यू कर रहे हो बट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना। Means what? ICAI is very much focused on the quality of the services rendered to the society. अब क्वालिटी को कैसे स्ट्रेंथन करना है उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया है, दैट इज SQC। अब जो भी काम करो, ऑडिट करो, रिव्यू करो, अश्योरेंस दो, जो भी करना है करो, क्वालिटी के साथ करो। इसके लिए मैंने कहा देवों के देव महादेव, वैसे स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्ड महा स्टैंडर्ड, इन सब के ऊपर और एक स्टैंडर्ड है, वो है SQC। वो है SQC। समझना है? व्हाट इज SQC? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। यस, इजी, परफेक्ट, श्योर। आगे बढ़े। ओके, नाउ गोइंग टू द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड इन द सिलेबस, दैट इज SA 200। देखो मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड्स की सीरीज है, 200, 300, 300 और 400, 500, 600, 700, तो इतने ही हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल। मैम इतने ही का क्या मतलब? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ आई अंडरस्टैंड, बट दे आर वेरी सिंपल, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद SA 200। यहाँ SA 200। मैम SA 200 क्या बात करता है? समझो, SA 200 बहुत सारी बातें करता है, बट बिफोर आई टीच यू ऑल दिस थिंग थियोरेटिकली, थोड़ा बहुत Q&A हो जाए। अगर आप ऑडिट कर रहे हो, अगर आपको ऑडिट करने बोला है, तो क्या आप बिना हाथ पैर देखे, ठीक है चलो मैम सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं, फिर देखेंगे रिपोर्ट देना है तो देंगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अगर आप ऑडिट कर रहे हो, इट इज विथ द ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी भी आपको सिखाया, इट इज विथ द ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस ओपिनियन। यस, इतना समझते हैं पक्का? सो यहाँ पे वो लोग मुझे बोल क्या रहे हैं? यहाँ पे वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम फर्स्ट एवर स्टैंडर्ड में उन्होंने हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्च कर दिया, पहला ही स्टैंडर्ड हमको सिखाएगा कि ऑडिट क्यों कर रहा है। तो समझो, ऐसे 200 कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव of an independent auditor, and हम ऑडिट करें कैसे? and conduct of audit in accordance with standards on auditing।
in accordance with standards of auditing. So more or less यहाँ पे कितनी बातें हमको बताई हैं. पहली बात हमको बताया है ऑब्जेक्टिव क्या है. दूसरी बात उन्होंने बताई है इंडिपेंडेंट कैसे होना है. तीसरी बात वो हमको बताएंगे कंडक्ट मतलब ऑडिट कैसे कंप्लीट करना. ठीक है. सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, शुरू करें. पक्का. ओके. सबसे पहली बात आते हैं ऑब्जेक्टिव. सबसे पहली बात आते हैं ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर. तो फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने ऐसे 200 में ये ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. बोलता है ऑडिटर के ना दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो कब से मैं बोली जा रही हूँ. व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू एक्सप्रेस ओपिनियन. ऑडिट कर ही इसके लिए रहे हैं क्योंकि हमको ओपिनियन देना है, क्योंकि हमें ओपिनियन देना है. we'll have to issue a report. ये रिपोर्ट देने के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं. मैम रिपोर्ट किसको देना है? इंट्रोडक्शन डे याद करो. इंट्रोडक्शन डे रिपोर्ट किसको देना है? वेरी नाइस. रिपोर्ट देना है शेयर होल्डर्स को. ठीक है. सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू एक्सप्रेस ओपिनियन. टू एक्सप्रेस. नेक्स्ट इज सेकेंडरी ओपिनियन. नेक्स्ट इज सेकेंडरी ओपिनियन. What is secondary opinion? Basically, secondary opinion का मतलब है कि प्राइमरी तो आपको फुलफिल करना ही करना है. इसके अलावा एक सेकेंडरी ओपिनियन भी है. देखो अब मैंने अगर आपको अपॉइंट किया, मैंने आपको कहा कि सर आप आकर के मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग कर देना. तो प्राइमरीली आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए? अकाउंटिंग करने के लिए, राइट? तो ये हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. बट इसके साथ साथ मैंने आपको बोला कि बेटा अगर आप थोड़ा सा फ्री हो ना तो एक काम करो ना, वो जो इंजीनियर है ना उसको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार उनको टैली सिखा करके आना. ये क्या हो रहा है? टैली सिखाने के लिए मैंने आपको अपॉइंट किया था या अकाउंटिंग करने के लिए अपॉइंट किया था? तो अकाउंटिंग करने के लिए अपॉइंट किया था, दैट इज प्राइमरी ओपिनियन. बट इसके साथ साथ ये जो आप दूसरे कलीगों को टैली सिखा रहे हो ना, दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. सिमिलरली अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है टू एक्सप्रेस ओपिनियन, रिपोर्ट देना. इसके साथ साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहता है कि अगर आपको ऑडिट करने के दरमियान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या कहता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट if at all you come across a situation which is fraudulent, अगर फ्रॉड्यूलेंट है ये, फ्रॉड्यूलेंट वाली सिचुएशन में क्या करेंगे मैम? अगर फ्रॉड्यूलेंट है ये तो आपकी सेकेंडरी जिम्मेदारी है कि हमको फ्रॉड भी बताया जाए. अगर आपको फ्रॉड मिला है तो हमको फ्रॉड बताया जाए. तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट फ्रॉड. रिपोर्ट फ्रॉड. One more very simple thing, okay? If at all being an auditor, identifying fraud is my secondary objective. Being an auditor, identifying fraud is my secondary objective. Who do you feel has a primary objective with respect to fraud? किसके पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि यार आपको देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड ना हो? ये किसके पास होगा? यस यस, वेरी गुड, टू गुड, वेरी नाइस. ये होगा मैनेजमेंट के पास. ये होगा मैनेजमेंट के पास क्योंकि कंपनी आपकी है यार. आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड ना हो. मैनेजमेंट की अगर हमको मिला तो हम भी बताएंगे, बट प्राइमरीली मैं फ्रॉड ढूंढने के लिए यहाँ पे नहीं आई. मैं तो ऑडिट करने के लिए आई हूँ. मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए आई हूँ. यहाँ पे मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया, मुझे तो ऑडिट करने के लिए बुलाया. समझता है? पक्का? श्योर एवरीवन? आगे बढ़े. ऑब्जेक्टिव क्लियर है? ओके 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 ओके. यस यस, ओके ओके.
ओके चलिए, सो दैट वाज ऑब्जेक्टिव। एक बार चलिए आपके सार में अंडरलाइनिंग कर लेते हैं। या हियर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो क्या बोलता है, एज पर एसए 200 ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर दो पार्ट्स में, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू एक्सप्रेस ओपिनियन, reasonable assurance and to express opinion that the financial statements are free from risk of material misstatement। जाना पहचाना सा लग रहा है? वेरी नाइस, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये चीज बताई थी आपको। यस, ओके। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सो मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड की प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट खुद देखेगा कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। दिस इज आल्सो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। व्हाट इज पीक्यू? पीक्यू का मतलब होता है पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पिछले टाइम अटेम्प्ट्स में पूछा गया है, ठीक है? कि स्कोप ऑफ ऑडिटर क्या होता है, कि अगर कोई ऑडिटर है तो उसका दायरा क्या है, उसका दायरा क्या है, ये हम लोग को पूछा जाता है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको स्कोप से परिचित कराऊं उसके पहले स्कोप के बारे में थोड़ी और चर्चा की जाए। मैम दायरा मतलब ऑल इन ऑल आप ये ध्यान रखोगे कि मैंने सब कुछ चेक किया है, सब कुछ चेक किया है। मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भरोसा भी रखा है, मैंने सारे सिस्टम्स को चेक किया। मैम सिस्टम मतलब अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंसिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स को चेक किया। सो ये सारी जो चीज़ें ना वो है मेरा दायरा। मतलब मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी, बट इसके अंदर जितना भी चेकिंग है ना वो सब कुछ करूंगी। किसी ने मेरा ये दायरा लिमिट करने की कोशिश की कि मैं चेकिंग कर रही थी और मैनेजमेंट बोला नहीं नहीं मैम आप चेक मत करो, नहीं, मैं बोलूंगी बॉस रुक, दिस इज रेस्ट्रिक्शन ऑन माय स्कोप, ये मैं सहन नहीं करूंगी। क्यों? मेरा दायरा मैं खुद डिसाइड करूंगी। यू आर नो वन टू डिसाइड माय स्कोप। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द वर्ड स्कोप, स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप इज दायरा, स्कोप इज दायरा। समझा है? तो सबसे पहला दायरा में कौन सी चीज आती है? सबसे पहला मुझे कहते हैं ऑडिट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट, ऑडिट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। मतलब चेकिंग करने के लिए जितने भी एस्पेक्ट है ना वो। मैम एस्पेक्ट का मतलब बताऊंगी, कब बताओगे? नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है? नेक्स्ट, द ऑडिटर मस्ट सैटिस्फाई that the information which he has received are reliable, are reliable। reliable का मतलब होता है भरोसेमंद। reliable का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है? ओके, और ए फॉर एस्पेक्ट। नेक्स्ट आपको ये चेक करना है दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यू हैव टू इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपको वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स भी अप्लाई करने हैं।